नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग पुनः से जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश विशेष समसामयिकी की यानी करंट अफेयर्स की, उसमें से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे और ये जनवरी से लेकर के सितंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कर रहे हैं 25 क्वेश्चन के माध्यम से। 25 क्वेश्चन कल हमने किया था और आज 25 क्वेश्चन हम लोग पुनः से करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर देखेंगे। आज क्लास हमारी क्या है, समसामयिकी की सेकंड क्लास है, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। सितंबर तक जो भी न्यूज यूपी स्पेशल की है वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मॉर्निंग में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं रिवीजन 1, जिसमें 500 प्लस प्रश्न आपको करा रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट उनको भी आप मॉर्निंग में 8 AM पर देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हमारा 26 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। UPONA परियोजना, ठीक है, किस क्षेत्र से समाहित है? शिक्षा, कृषि या फिर स्वास्थ्य या फिर आपका डिफेंस यानी कि जो है रक्षा से समाहित है। यानी कि UPONA प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर्स? तो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ या फिर डिफेंस। क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? तो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीकल्चर। ये कृषि से रिलेटेड जो है क्या कहते हैं ये प्रोग्राम है। क्या कुछ इसमें है, आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और जो है बेकॉन तकनीक के माध्यम से कृषि में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता लाना अपने आप पे। आप जानते होंगे किस समय AI का इस्तेमाल चाहे बात हम लोग शिक्षा की कर रहे हो, ठीक है, शिक्षा के में नए नए अन्वेषण आदि AI के माध्यम से हो रहे हैं। इसी AI के माध्यम से जो है आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बदलाव जो है AI से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य में भी नए नए तकनीकियों के माध्यम से प्रयास किया रहा है। कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी जैसे कि AI बेस्ड क्या हो रहा है, एप्लीकेशन बनाया जा रहा है। आप जानते होंगे जहां पर वेदर फॉरकास्टिंग जो है बहुत क्लियरिटी के साथ और बहुत ही जो है एग्जैक्टली वही चीज जो वेदर फॉरकास्टिंग में बताई जाएगी तो वही चीज किसानों को मिलेगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। इसके अलावा इसी एप्लीकेशन आदि पर क्या होगा, जो भी किसान के खेती करने से समय जो कुछ भी जानकारियां होंगी वो सभी जानकारियां वो इन्हीं एप्लीकेशन आदि पर मिल जाया करेगी एक क्लिक करने पर। और इसीलिए सरकार क्या कर रही है, इसीलिए सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए चीजों को सब कुछ बेहतर ढंग से ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही है ताकि गांव को हम क्या कर सकें, डिजिटल कर सकें। और इसीलिए आजकल डिजिटल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चला है और मैंने कई बार कहा है कि डिजिटल इकोनॉमी आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग उसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये सब एक एक पॉइंट जो बहुत जरूरी है आपके लिए उनको सुनना, समझना और जानना जरूरी है। इसलिए AI की इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में क्या है आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। और AI की भूमिका कृषि में, क्या AI की भूमिका कृषि में या कृषि में AI की भूमिका, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। कृषि में क्या, कृषि में AI की भूमिका। अब इस पर जो है आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, प्रश्न पूछ सकता है भाई साहब, किसमें, मेंस में भी, और ये एसए के प्रोस्पेक्टिव से भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। यानी कि आपके निबंध में चाहे बात आप अभी आर का दे रहे होंगे एग्जाम 23 वाला मेंस का, या पीसीएस का देंगे या यूपीएससी का देंगे, तो वहां पर आपको ये टॉपिक देखने को मिल सकता है कि कृषि में हम किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और किसानों की आय को दोगुनी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको रेडी कर लेना है। चलिए आइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करना है। पहला हाथी बचाव केंद्र जो है गोरखपुर में खोला गया है, ठीक है, ओके। आप बताइएगा इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। दूसरा, इसके साथ ही जततली उद्यान यानी कि बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन भी किया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको या कौन सा गलत लग रहा है। तो अगर आप विकल्पों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो तीनों विकल्प दिए गए हैं वो तीन के तीनों विकल्प मुझे तो लग रहे हैं कि सही हैं,
ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि व्हिच इज करेक्ट, तो करेक्ट में देखिएगा 1, 2 एंड 3 इज आल्सो करेक्ट, सो डी इज द राइट आंसर। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको अगर कोई विकल्प और लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। मुझे तो डी लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, डी ही लग रहा है, यानी कि वहीं पर बटरफ्लाई उद्यान का उद्घाटन किया गया है और जो है हाथी बचाओ केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ओके, चलिए, पंपकिन डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किस शहर में हुआ? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, यानी कि वेयर वाज पंपकिन डबल डेकर बस रेस्टोरेंट इनॉग्रेटेड? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बहुत अच्छा सा प्रश्न है और मैं आपसे उम्मीद बहुत अच्छे से कर भी रहा हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। प्लीज इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब क्या? प्रयागराज। क्या? प्रयागराज। देखो, एक बात आप लोगों से मेरी बहुत विनम्र निवेदन है कि ये सीरीज बहुत अच्छी चल रही है और आप अपने जो भी हित मित्र होते हैं आप उनको शेयर कर दीजिएगा। 100 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष के बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं। और एक बात यहां पर मोटिवेशन के तौर पर आपको कह दूं मैं कि अभी हो सकता है बहुत लोग शिथिल हो गए हों पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि पेपर आपने तेज कर दिया होगा और प्रिंट इतना आसान होने के बाद बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी हमें हताश नहीं होना है, कभी हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचें वो हमें मिल जाए ऐसा होता नहीं है। कई बार हमारी उम्मीदों से परे चीजें हो जाती हैं और हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर वही करता है दरअसल जो हमारे हित में होता है। और कई बार हमें ईश्वर द्वारा लिए गए निर्णयों पर कई बार हमें दिक्कत होती है और हम उन पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं अक्सर कुछ बातें कहता रहता हूं जो शायद आप जानते भी होंगे और उसको समझते भी होंगे कि एक लाइन अक्सर सुनी होगी आपने कि हम चाहें वही हो जरूरी नहीं। क्या? हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी पूरी हुई नहीं, ये सोच तनिक जीवन भटका, जब सूर्य सा साथी मिलता है। ध्यान रखिएगा, जब सूर्य सा साथी मिलता है, हर साँझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिलें अब मीत गया। यानी कि हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है, हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं पूरी हो यह जरूरी नहीं, हर आशाएं पूरी हो यह जरूरी नहीं। इसलिए अपने मन को नियंत्रण रखते हुए, और आपके दो कर्म करने के लिए दो चीजें हैं, एक बाह्य आपका शरीर और एक आपका आंतरिक। जब आप अपने बाह्य शक्तियों का प्रयोग आंतरिक शक्तियों के साथ करेंगे, यानी बाह्य शक्तियों में क्या है? आपके दो बाजू हैं। जिस व्यक्ति के पास यह दो बाजू जिंदा हैं, मतलब जिंदा इन द सेंस कि उनके पास हैं अगर ये, ठीक है, तो वह दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम मनुष्य कहलाएगा, क्योंकि इन दो बाजुओं में इस पूरे संसार को कंट्रोल कर पाने की शक्ति है। इसलिए अपने इस बाह्य शक्ति का इस्तेमाल अपने मन के साथ मिला करके, यानी कि अपने आंतरिक शक्ति के साथ मिला करके, और कर्म का निर्धारण करके, क्या? कर्म का निर्धारण करके और कर्म के परिणाम को सोचते हुए। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने बाह्य शक्तियों का प्रयोग अपने आंतरिक शक्तियों के साथ करते हुए अपने कर्म का निर्धारण करके कि आपको कर्म कौन सा करना है, आरओ बनना है कि पीसीएस बनना है कि यूपीएससी क्रैक करना है या कोई अदर एग्जाम आपको देना है, तो अपने कर्मों का निर्धारण करके अपने शक्तियों के साथ मेल करते हुए और परिणाम का आकलन करते हुए, परिणाम के बारे में सकारात्मक सोचते हुए कि जिस दिन मैं आरओ बन गया, जिस दिन मैं एसडीएम पीसी से बन गया, जिस दिन मैं आईएएस यूपीएससी से बन गया, जिस दिन मैंने लोअर या कोई अदर वैकेंसी निकाल ली, उस दिन हमारे साथ क्या कुछ होगा, यह परिणाम सकारात्मक सोच करके और मन पर नियंत्रण रख करके पूरी शिद्दत के साथ बिना किसी विकल्प के आप तैयारी कीजिए और फिर देखिए कि आपको जीवन में सफलता कैसे नहीं मिलती है। तो ये करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बीत गई सो बात गई। कई बार किसी के जाने से लोग दुखी होते हैं, तो कहा गया कि जीवन में एक सितारा था, मानाओ बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जो गई सो गई,
आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को बहुत शिद्दत के साथ कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है बॉस, और ये इंपॉर्टेंट है। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप एक एक चीज को बहुत शिद्दत के साथ करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स आदि हैं वो इनको अच्छे से करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसके अलावा सेम एक्सप्लेनेशन वही है कि भैया 2025 में प्रयागराज का जो महाकुंभ हो रहा था, उसी में ये पंपकिन डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया था। और इसी महाकुंभ में दरअसल अगर देखेंगे तो एआई का सबसे बड़े स्तर पर प्रयोग भी दरअसल इसी महाकुंभ में किया गया था। मैंने भी कल आपको समझाया भी था कि इस एआई के इस्तेमाल से भीड़ को कंट्रोल करना, ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करना और सिक्योरिटी को मैनेज करना, इस एआई का प्रयोग वहां पर इन चीजों के लिए किया गया था आपका महाकुंभ 2025 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूपी एग्रीज परियोजना 28 जनवरी 2025 को शुरू हुई। इसे विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया और परियोजना की अवधि कितनी है, 5 वर्ष की है। अब आप बताइए इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट सही है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक सही है, 2 सही है। ये 5 वर्ष नहीं, संभवतः ये जो है 6 वर्ष का प्रोग्राम है, जहां तक मुझे याद है। तो ए होना चाहिए इसका एग्जैक्टली उत्तर, यानी कि ए इज द राइट आंसर, जो मुझे लग रहा है। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। यानी कि यह परियोजना दरअसल 28 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी और इसमें विश्व बैंक की सहायता शामिल है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसकी जो है शुरुआत की गई थी। और इसकी अवधि कितनी है, 5 वर्ष है, सॉरी 6 वर्ष है, ना कि कितनी है, 5 वर्ष है। इसीलिए कथन 3 क्या है, रॉन्ग है, और फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ठीक है ना। चलिए राष्ट्रीय खेल 2025 में यूपी ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, कल भी हमने आपको समझाया था। एक इसी प्रकार का एक प्रश्न था, तो मैंने कहा था कि कई बार क्या होता है, यह प्रश्न पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट ने या इस देश ने कुल कितने पदक जीते, या फिर जो स्वर्ण रजत और जो कांस्य पदक होते हैं, यह पूछ लेता है कि बताओ इस देश या इस राज्य ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, या कांस्य जीते, या रजत जीते। तो आज ऐसे ही प्रश्न है जिसमें पूछ लिया है कि खेल में जो है भैया कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 स्वर्ण जो है पदक जीते थे, और टोटल जो है इसमें था 56 पदक जो है टोटल यूपी ने जीते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इन 56 में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 13 तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो है स्वर्ण हो जाएंगे, 20 रजत हो जाएंगे और 23 जो है कांस्य हो जाएंगे, और टोटल जो है आपका क्या हो जाएगा, 56 पदक जीत जाएगा। यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी ने 56 पदक कुल जीते। कितने, 56 पदक कुल जीते। इस 56 में से अगर आप देखेंगे तो 13 कितने थे भाई, बस स्वर्ण के थे, और 20 किसके थे, तो 20 आपके रजत के थे, और अगर बात करेंगे कांस्य की तो 23 क्या थे, आपके कांस्य पदक थे। यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग नंबर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कि अगर आपका लक्ष्य 2026 का एग्जाम है, जहां पर आपको तैयारी बेहतर करनी है, तो उसके लिए आप हमारे अभ्युदय बैच प्री प्लस मेंस वाले में एडमिशन ले सकते हैं। ये अभ्युदय बैच के नाम से शुरू किया गया है, जिसमें प्री आपका प्लस मेंस दोनों आपका जो है कराया जाएगा, ठीक है। मंथली मैगजीन आपकी करंट अफेयर्स की, इसके अलावा आपके वीडियोस जो होते हैं आर्टिकल्स पर, अलग अलग मैगजीन पर बेस्ड वो, और जो कुछ भी चीजें इसमें होती हैं सब कुछ आपको इकट्ठे कराए जाएंगे। कुछ भी आपको बाहर से करने की आवश्यकता इसमें नहीं रहेगी, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा कांटेक्ट करना है आपको आरओ 2026 के लिए, तो आप इस दिए गए नंबरों पर अभ्युदय बैच लिख करके या आरओ प्री प्लस मेंस लिख करके आप इन दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स जानकारी के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री संपूर्ण सक्षम योजना हेतु 500 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। कौन सा कथन सही है, तो मुझे लग रहा है कि एक सही है, 2 सही, ये नहीं सही है, क्योंकि इसमें मात्र मुझे लग रहा है शायद 100 करोड़ के आसपास दिया गया है, 500 करोड़ इसमें नहीं दिया गया है। तो 1 और 2 जहां तक मुझे सही लगता है सही होगा, तो ए होना चाहिए सही इसका, कि व्हिच इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा नहीं सही है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए सरकार ने कन्या दिए हैं, और कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए,
ठीक है, और ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कन्या सुमंगला योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके लिए कितना दिया गया है, 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि सक्षम संपूर्ण योजना के लिए केवल 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, नॉट 500 करोड़, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसलिए कथन 3 क्या है, रॉन्ग है आपके लिए, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय खेल 2025 में महिला हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता, आरती यादव, सविता देवी, अनुष्का यादव, पूजा रानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या आपका, अनुष्का यादव, ठीक है, अनुष्का शर्मा नहीं बॉस, अनुष्का यादव, ठीक। अनुष्का शर्मा का मन सुन करके दिल आप लोग का क्या हो जाता होगा, अरे यार काश अनुष्का शर्मा जैसी मैडम मिल गई होती तो क्या होता। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है बॉस, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ऐसे नहीं मिल जाएगा कोई, है ना। मन में ख्याली पुलाव तो आप लोग के बहुत आते होंगे, फला जैसी मिल जाए हमको, या फला हीरो जैसे हमको मिल जाए, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे मिल जाए हमको, नहीं। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, इसके लिए तपना पड़ता है। किसमें, परिश्रम की आग में आपको तपना पड़ता है। जब शरीर से पसीना निकलेगा और जब संघर्ष करेंगे तब आपको मनचाही वस्तु मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। बेरोजगारों का दुनिया में कोई नहीं होता है बॉस, ठीक है। इसलिए आज आपके लिए समय है, या तो आप वो काम जो आपको आफ्टर मैरिज करनी है, आपको आफ्टर जॉब करनी है, वो काम आप तब करिए, या तो अभी कर लीजिए। अभी कर लीजिएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा बॉस, क्या कीजिएगा। इसलिए प्रयत्न करिए सकारात्मक होकर के, ठीक है ना। चलिए, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की अनुष्का यादव ने महिला हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। अन्य नाम काल्पनिक हैं और विकल्पों के लिए केवल भ्रम पैदा करते हैं, मतलब कि गलत है, ठीक है। वो नेक्स्ट है, प्रयागराज में साहित्य तीर्थ क्षेत्र स्थापित करने को भी हाल ही में मंजूरी दी गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य प्रयागराज को साहित्य और कला का केंद्र बनाना है और इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। अब बताइए, व्हिच इज इनकरेक्ट बॉस, देखो रेड में मैंने कर दिया इसलिए इसको, इसमें से कौन सा क्या है, गलत है, ठीक है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा बॉस, सही हो जाएगा इसका, कंसीडर अप्रूवल गिवन टू एस्टैब्लिश साहित्य तीर्थ क्षेत्र इन प्रयागराज। सेकंड, एम टू डेवलप प्रयागराज एज ए हब ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होगा बॉस इसका सही उत्तर, यानी कि इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा है आपसे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें लग रहा है कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी क्योंकि बी क्या है इसमें रॉन्ग, मतलब 3 गलत है आपका, तो कथन 3 कहां पर है, बी वाले में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, जो मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं कि हम लोग सही के गलत हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहां पर जो ना राज्य सरकार, और राज्य सरकार में कौन सी आपकी भैया प्रयागराज कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने इसको भी हाल ही में जो क्या किया है, मंजूरी प्रदान की है। और तीर्थ गलियारा भी बनाए जाने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, 5 कॉरिडोर बनाए जाएंगे तीर्थ वाले, 5 की 4 जो भी हैं, आई थिंक 5 है शायद। कौन कौन से हैं आगे शायद प्रश्न आएगा इसमें, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा स्थल 2025 में राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया गया, तो नैमिषारण्य, महर्षि दधीच कुंड, विंध्याचल धाम या फिर चित्रकूट, इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका सही, एग्जैक्टली बताइएगा मुझे। तो इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें महर्षि दधीच जो कुंड है ये हो जाएगा सही उत्तर, एग्जैक्टली। तो बी इज द राइट आंसर बॉस, ठीक। चलिए, बिल्कुल सही बात है। सीतापुर जिले में स्थित जो है महर्षि दधीच कुंड, सीतापुर गए हैं आप लोग, बगल में लखनऊ के है, महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र के रूप में घोषित किया गया है और अन्य स्थल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें 2025 में यह दर्जा नहीं मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सीतापुर, ऐसे लखीमपुर खीरी में भी एक स्थान है, वो मेढक वाला कोई मंदिर है, मेढक मंदिर, वह भी बहुत फेमस है, उसको भी सरकार ने भी संरक्षित करने का प्रयास किया। जब प्राचीन धरोहर स्थल हैं, सरकारों ने विगत वर्षों में इस पर ध्यान नहीं दिया, ये हमारी विडंबना है कि हम अपने सनातन को जल्दी बचा नहीं पाते हैं, है ना, ये हमारी कमियां हैं। हम आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ो कटो मरो, अरे बॉस अपनी संस्कृति को सजोने का प्रयास कीजिए, नहीं तो संस्कृति एक दिन क्या हो जाएगी, आपकी धूमिल हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अपने संस्कृति को बचाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा मॉडर्न मत बनिए, बनिए मॉडर्न, लेकिन अपने संस्कृति और परंपराओं के प्रति हमेशा जो क्या रहिए, सजग रहा करिए, ठीक है। चलिए, हमारे नीति निर्देशक तत्वों और
हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इस पर बात कही गई है कि भैया राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात कही गई है। अब नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा बॉस, आपको तो चैटियाने से फुर्सत नहीं है तो क्या कीजिएगा, मैसेज बचा के रखिएगा, है ना। पहली बार कब बोला गया था आई लव यू, वो वाला मैसेज रखा होगा आपके पास, लेकिन देश और समाज को अगर बताने की बात आती है तब आप आगे नहीं आते हैं, तब तो क्या कीजिएगा। चलिए, पीसेस बन के जाएंगे, आइस बन के जाएंगे, घूस लेना शुरू कर देंगे तुरंत। पेपर पढ़ के जाएंगे एथिक्स का और लेंगे घूस, क्या कीजिएगा बताइए। चलिए भाई, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, लखनऊ क्षेत्र में पेट्रोलियम भंडार की संभावना जताई गई है, ऐसा है क्या। दूसरा, ओएनजीसी ने भू रासायनिक और भू भौतिकीय सर्वेक्षण किए हैं, ठीक है। यह संभावना पहली बार 2025 में सामने आई थी। अब आपको बताना है which is incorrect, यानी कि रॉन्ग कौन सा है। तो अब आप बताइएगा इनकरेक्ट कौन सा है। इसमें देखेंगे ये तो लखनऊ में नहीं हुआ है ना भाई, बलिया या बांदा में हुआ है। कहां पर हुआ है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं आपको कि दोनों नाम बा से हैं, तो बलिया या बांदा दोनों में से कहां पर अभी तेल की बात खोजने की बात कही गई है, बताइएगा मुझे कमेंट करके। फिलहाल ये लखनऊ में तो नहीं है। और दूसरा, ये संभावना 2025 से पहली बार नहीं की गई थी, बल्कि इसके पहले भी संभावना व्यक्त कर दी गई थी। तो इसमें से एक रॉन्ग है आपका और 3 रॉन्ग है, तो 1 और 3 रॉन्ग है। तो 1 और 3 कहां पर है, सी वाले में है, 1 और 3 है। तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका उत्तर क्या, सी। बिल्कुल सही बात है। तो बलिया है, बांदा नहीं है बॉस, बलिया है, ठीक है। बलिया में पेट्रोलियम और गैस भंडार की भाव संभावना बताई गई है। और ओएनजीसी जो कि तेल कंपनी है ने उपग्रह और भू रासायनिक सर्वेक्षण किए। यह प्रक्रिया पिछले वर्षों से चल रही थी, इसलिए तीसरा कथन क्या अपना गलत है, यानी कि पिछले कई सालों से इस पर प्रयास किया जा रहा था। यूपी में 2025 में बायोपॉलीमर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है बॉस। नंबर ए ऑप्शन है बलरामपुर शुगर मिल्स लखीमपुर खीरी में, या फिर बलरामपुर शुगर मिल्स कुंभी लखीमपुर खीरी में, या फिर गन्ना विकास निगम गोरखपुर में, या आईओसी जो है वाराणसी में। कहां पर, यह हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही बात है। लखीमपुर खीरी के कुंभी क्षेत्र में, कहां पर, कुंभी क्षेत्र में बलरामपुर शुगर मिल्स द्वारा 2850 करोड़ रुपए की लागत से बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया रहा है, जो कि अनविकल्प नहीं है। बायोपॉलीमर क्या होते हैं, डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे। पॉलीमर्स एक तो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, एक प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, है ना। तो बायोपॉलीमर जो डिग्रेड हो जाते हैं अपने आप पे, ठीक है। चलिए, यूपी विधानसभा देश की पहली विधानसभा बनी जिसमें अनुवाद सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद होगा संभवतः तो, ठीक है। ओके बॉस, ठीक है। यह सुविधा दरअसल अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी भाषाओं में है, ठीक है। इसे केंद्र सरकार ने लागू किया है। और एक बास और बास के बॉस, एक बात मुझे बताओ कि अगर ये काम विधानसभा में बॉस किया गया है तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगी। जब यहां पे लिखा होता लोकसभा या राज्यसभा लिखा होता तब बात की जाती, लेकिन यहां पर बात किसकी की जा रही है, विधानसभा की जा रही है। इसलिए यह काम कौन करेगा बॉस, यह काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इसलिए यह कथन क्या है, रॉन्ग है। और क्या पूछा है, व्हिच इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा कथन गलत है आपसे। तो केवल 3 गलत है आपका, और केवल 3 कहां पर है, तो केवल 3 आपके डी वाले ऑप्शन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। अच्छा, एक बात, दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण और है, वो क्या है कि अगर बात विधानसभा की हो रही है तो लगे हाथ आप लोग विधान परिषद को पढ़ लीजिएगा, यानी कि विधानमंडल को पढ़ लीजिएगा, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, और साथ ही साथ में लोकसभा और राज्यसभा को भी पढ़ लीजिएगा हैंड टू हैंड, ताकि ये चीजें भी आज ही आपको क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यह सुविधा राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई थी, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। स्वच्छ ऊर्जा और सतत शहरी विकास सम्मेलन में यूपी ने कितने मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। तो 10,000 मेगावाट का, या फिर 15,000 मेगावाट, या सी ऑप्शन 22,000 मेगावाट, या फिर डी ऑप्शन 30,000 मेगावाट का। जल्दी से अगर आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं तो बताने का प्रयास आप लोग
कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर बताएंगे भी जल्दी जल्दी से। चलिए, गिव मी योर राइट आंसर बॉस, जल्दी बताइए। ये सब फैक्चुअल डेटा होते हैं और अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप किसी और की याद में होंगे तो क्या ही बता पाइएगा, और नहीं तो जीवन फिर गुलगप्पे हो जाएगा, सोलग हो जाएगा। ठीक है, उल्टा फुल्टा .com टाइप जीवन क्यों बना रहे हैं अपनी लाइफ को आप लोग, है ना? मेहनत कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, 22,000 या कुछ और होगा। 22,000 होना चाहिए जहां तक। देखते हैं कि क्या होगा इसका उत्तर। सही, ठीक है, सी बिल्कुल सही बात है, 22,000। यानी कि यूपी ने 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यानी कि रिन्यूएबल जो हमारी एनर्जी होती है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होती है, वो ऊर्जा। अब आप कहेंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। ये सब क्या है बॉस? ये सब आपके नवीकरणीय ऊर्जा में आएगी। और अनवीकरणीय में आपके पेट्रोलियम पदार्थ आदि आएंगे, कोयला आदि आएगा। ये क्या है? एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ये सीमित हैं। नवीकरणीय ऊर्जा बनती रहती है अपने आप में, और अनवीकरणीय का स्रोत क्या है? सीमित है। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि क्या है? सीमित है अपने आप में, इन्हें खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर किसी देश को अगर आगे बढ़ना है तो ऊर्जा उत्पादन में अपने आप को सक्षम करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जो खत्म होने वाली है उस पर हम क्यों डिपेंड रहे हैं? सिंपल सी बात, जो खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, जो बार बार बनती रहती है प्रकृति में, हम उस पर निर्भर हो। इसीलिए सरकार ने प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली हर घर योजना की शुरुआत की। इसीलिए सरकार ने जो है पवन ऊर्जा की शुरुआत की। पवन ऊर्जा में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु, केरल और अपना गुजरात का स्थान आता है, आगे आता है। भूतापीय ऊर्जा और कई प्रकार की अन्य ऊर्जाओं पर सरकार काम करिए। ग्रीन एनर्जी पर काम करिए, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करिए सरकार। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी। और ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसको भी आप क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो लक्ष्य वही जो हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2026-27 तक 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा, मुख्यतः सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। सौर ऊर्जा पर ध्यान, यह लक्ष्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसमें ग्रिड कनेक्टेड और सौर ऊर्जा और सौर रूफटॉप सिस्टम, सोलर सिटी का विकास इसमें क्या है? शामिल है इसमें आपका। ठीक है, बंदरगाहों का विकास भी किया जाएगा। बुंदेलखंड में 4,000 से 5,000 मेगावाट क्षमता वाले हरित ऊर्जा गलियारे स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि इन क्षेत्रों में उत्पादित सौर ऊर्जा को आसानी से वितरित किया जा सके। सौर शहर के रूप में राज्य के सभी 16 नगर निगमों को सौर शहरों में बदला जाएगा, जिसमें अयोध्या पहला पायलट मॉडल शहर है। आप जानते होंगे, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम की जरूरी है कि भैया पहला जो है सौर शहर कौन स्थापित, किसको स्थापित किया रहा है? तो आप कहेंगे अयोध्या नगर निगम को, है ना? अन्य पहलुओं की अगर बात करें तो इस नीति के तहत सरकारी भवनों, स्कूलों और कॉलेजों में सौर रूफटॉप जो है लगाए जाएंगे या लगाए जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव कीजिए। नंबर 1, यूपी के 5 सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को मान्यता हेतु प्रस्तावित किया गया है। ठीक है बॉस, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कन्नौज का इत्र और वाराणसी की गंगा आरती भी शामिल है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और बरेली की जरी कला भी शामिल है। तो अब बताओ इसमें से क्या पूछा है कि कौन सा कथन इसमें सही है, ये आपको बताना है। बरेली की जरी, बरेली का झुमका भी आपको याद पता होगा ना? एक गाना नहीं आता कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, सुना सॉन्ग आप लोगों ने? बहुत अच्छा सॉन्ग है। चलिए, सुना करिए ये सब भैया। लेकिन आप लोग तो यो हनी सिंह सुनते हैं, कहां सुनेंगे पुराने गाने? हम लोग तो 90s के हैं, तो वही पसंद आएंगे। चलिए, तो ये नहीं सही है बॉस, इसमें से एक सही और 2 सही है। तो अगर आप विकल्प देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तो 1 और 2 कहां पर है? ए वाले में है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए, संभवतः ए होना चाहिए। देखते हैं कि ए होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि कन्नौज का इत्र, वाराणसी की गंगा आरती, व्रज की होली, फिरोजाबाद की कांच कला, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी शामिल हैं। बरेली की जरी इसमें शामिल नहीं है। अब ये जो प्रस्तावित स्थल हैं और जो इनका महत्व है वो क्या क्या है, इसको सुन लेते हैं। जैसे कन्नौज का इत्र है, बहुत महकता है। तो कन्नौज में देख भाग का विधि से, ठीक है,
बनाने वाले इत्र की एक लंबी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है और सरकार ने कनौज के इत्र को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम भी किया था, है ना, आप जानते होंगे। आई थिंक अखिलेश की सरकार में शायद इस पर काम किया गया था। आई थिंक ब्रज की होली आप जानते होंगे, इसमें विशेष रूप से लट्ठमार होली को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह भी अपने आप में फेमस है। इसको भी यूनेस्को की जो है क्या कहते हैं आपका, उसमें मान्यता दी गई है सांस्कृतिक स्थलों में। वाराणसी की गंगा आरती अपनी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक जो है महत्व के प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद की कांच कला, तो कांच कला को बढ़ावा दिया जाता है। कांच की चूड़ियां बहुत फेमस हैं फिरोजाबाद में, आप जानते होंगे। आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, इस विशिष्ट प्रकार की मिट्टी के बर्तनों की कला को भी संरक्षित करने का प्रयास इसमें जारी है। तो ये कुछ चीजें थी जो अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, आभा आईडी बनाने में यूपी का कौन सा जिला प्रथम है? आभा को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता इसको बोलते हैं, या हेल्थ आईडी है अपने आप में। तो इसमें से कौन सा प्रथम स्थान है इसको बनाने में? तो आजमगढ़ शायद होगा, जहां तक बिल्कुल सही होता है आजमगढ़ है। यानी कि आजमगढ़ जो है जिला आभा आईडी यानी कि आयुष्मान ए से ABHA, क्या आभा यानी कि ABH और A, आयुष्मान भारत, ठीक है, हेल्थ अकाउंट इसको बोलते हैं। तो इसको बनाने में, आभा कार्ड को बनाने में दरअसल आजमगढ़ का स्थान प्रथम रहा है और अन्य जो डिस्ट्रिक्ट में विकल्प दिए गए वो बैक पे हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा या हेल्थ आईडी एक 14 अंकों वाली क्या है, डिजिटल पहचान है अपने आप में, जो लोगों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने में और डॉक्टरों को हेल्प करेगी। यानी कि एक 14 नंबर का एक आपके पास कार्ड होगा और उस कार्ड में क्या होगा, उस कार्ड में आपके जो भी रिपोर्ट्स आदि होंगी उनकी जानकारी होगी। तो जब भी आप डॉक्टर के पास डायग्नोस करने के लिए जाएंगे तो वो कार्ड देखेगा और जान जाएगा कि आपको कौन कौन सी बीमारी थी, क्या क्या आपके पास चीजें थी, क्या आपके सिम्टम्स थे उस टाइम, सारी डिटेल्स आपकी हेल्थ को लेकर के जो है उसमें रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात। जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, KCC जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या रहता है, ये तो रहता है कि भैया इस कार्ड में मिट्टी की स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी रहेंगी कि आपकी मिट्टी में क्या पोषक तत्व की कमी है, क्या आपको खाद डालनी है, क्या डालनी है, वो सब डेटा रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आभा कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड है, इसमें भी उस संबंधित व्यक्ति के बारे में, बीमारियों के बारे में, उसके शरीर के बारे में सटीक जानकारियां मेंशन होंगी वहां पे। ठीक है, ये बातें हैं। इससे जो है ये भी डिजिटलाइजेशन का अपना एक अपने आप में एक बड़ा जो है एक प्रयोग है। चलिए अब आपके छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपका टारगेट क्या है, पीसीएस में जो आपका आरओ का एग्जाम होता है, उसमें जो हम लोग मींस का एग्जाम देते हैं आरओ में, उसके लिए एक बैच है कि अगर आपका प्री निकल रहा होगा, आप भटकिए नहीं बॉस, देखो ठीक है, टाइम मत वेस्ट कीजिए और अपना बैच ले लीजिए। तो उसके लिए आप हमें संपर्क यहां पर कर सकते हैं और इसमें हम लोग डेली आंसर टाइम प्रैक्टिस कराते हैं। लोग जो है बहुत बड़े अमाउंट में केवल आपको 7, 8, 10 केवल टेस्ट सीरीज देते हैं, बस कहते हैं लोग काम खत्म। हम लोग यहां पर न सिर्फ टेस्ट सीरीज देंगे बल्कि लगातार आपको प्रैक्टिस कराएंगे मंडे टू संडे, प्लस आपके सारे वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स जीएस को छोड़ते हुए और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एससी के वीडियो, सारे चीजें कराएंगे आपको A to Z, प्रॉपर गाइडेंस, आपका मेंटरशिप, एक एक चीज कराएंगे जहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपसे क्या हो जाए, छूट जाए। तो आप चाहे तो हमारे मेंस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए डिटेल्स के लिए आप इन कांटेक्ट नंबर पर आप जो संपर्क कर सकते हैं और बाकी अगर आपको कोई समस्या आदि होती है, दिक्कत होती है, तो आप इस ऊपर नंबर पर आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयागराज में अस्थायी कला ग्राम स्थापित किया जाएगा और यह उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत होगा और यह गोरखपुर में बनेगा। आप बताइएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। इसमें ओनली 3, या गोरखपुर में बनेगा। ठीक है, इनकरेक्ट है ये अपने आप पे, क्या पूछा है, इनकरेक्ट, यानी ये गलत है और बाकी 2 ऊपर के कथन क्या है आपके सही हैं। तो भैया अगर गोरखपुर में नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा, आइए देख लेते हैं इसको। ये बनेगा आपका प्रयागराज में। ठीक है, चलिए यूपी में सबसे अधिक स्टार्टअप किस जिले में है? सिंपल सी बात है, बड़ा कॉमन सा आप आइडियाज में लगा सकते हैं कि लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नोएडा या कानपुर में से एक हो सकता है, लखनऊ भी इतना स्टार्टअप नहीं बॉस। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें अगर कंफ्यूजन रहेगा तो सिंपल सी बात है, नोएडा ही हो सकता है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो नोएडा इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस अप्लाई करके इसको लगा सकते थे टिक इसका। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, यानी कि नोएडा स्टार्टअप्स
का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां 3418 से अधिक स्टार्टअप क्या हैं, अपने आप में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। लखनऊ और गाजियाबाद इसके बाद आते हैं। फिर इसके बाद स्टार्टअप्स के मामले में आपका लखनऊ आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका गाजियाबाद आएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि लखनऊ में स्टार्टअप्स के लिए सरकार अभी बहुत सारे इनोवेशन ले रही है। और अभी हाल ही में इसी से रिलेटेड एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है ना यूपी में। कौन सा कॉन्क्लेव है वो, याद है आपको कि नहीं याद है, बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन। पीएम आवास योजना हेतु 4848 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन हेतु 2105 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्कूली छात्राओं को स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा इसमें। ठीक है। तो इसमें से देखेंगे तीनों कथन सही है। इसमें से स्कूटी योजना के तहत आप जानते होंगे कि सरकार बच्चों की स्कूटी दे रही है। ठीक है। तीनों कथन इसमें सही हैं। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क यूपी के किस जिले में खोला जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है? तो प्रयागराज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरठ, सी ऑप्शन आपका गोरखपुर और डी ऑप्शन आपका कानपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला, यानी कानपुर में दरअसल क्या हो रहा है, देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है या टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। चलिए, पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है कानपुर में स्थापित होगा और यह जो है 875 एकड़ क्षेत्रों में बनेगा और वस्त्र उद्योग को नई गति देगा और नए रोजगार का सृजन भी इससे होगा। उद्देश्य क्या है? कानपुर देहात जिले का भोगनीपुर क्षेत्र है, ये स्थान है, यहां पर यहीं पर इसको रखा जाएगा। उद्देश्य क्या है? भारत में टेक्सटाइल उद्योग के लिए आवश्यक मशीनों का निर्माण करना भी इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक। चलिए, विकास मॉडल, यह पार्क जो है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर विकसित होगा और इससे टेक्सटाइल मशीनों के आयात पर निर्भरता कम होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और सृजन होंगे, यानी कि रोजगार का लाभ। इस पार्क में सर्कुलर निटिंग मशीन, फ्लैट निटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन और अन्य टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनों का निर्माण जो है इसमें किया जाएगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, तो इसको भी आपको जानना और समझना चाहिए। चलिए, ठीक है। निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें। तो टेककृति 2025 का आयोजन आईआईटी कानपुर में हुआ। ठीक है। उद्घाटन इसका किसने किया? सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया। यह एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी उद्यमिता महोत्सव है। ठीक बात है। तो तीनों कथन इसमें सही है, मेरे ख्याल से ऑल करेक्ट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक। चलिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें से वही सेम पॉइंट कि इसका आयोजन जो है आईआईटी कानपुर में हुआ है। ठीक है। और उद्घाटन सीडीएस कौन है? जनरल अनिल कुमार चौहान। अब ये फैक्ट भी पूछ लेगा सीडीएस कौन है इसमें वर्तमान में, तो आप कहेंगे बॉस जनरल अनिल चौहान। इसे एशिया का सबसे बड़ा टेक एवं उद्यमिता उत्सव जो है क्या कहते हैं, माना जाता है। ओके। टेक कृति 2025 आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी और उद्यमिता जो है महोत्सव है और ये जो है 27 से 30 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। तो ये डेट जो दी गई है यहां पर, ये डेट भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके। चलें, यूपी में डॉल्फिन पार्क या सफारी, डॉल्फिन सफारी कहां शुरू करने की घोषणा हुई है अभी हाल ही में, बताइएगा जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या फिर मिर्जापुर? जल्दी से मुझे इसका आंसर आप दीजिए, मैं आपके जवाब की क्या कहते हैं अपेक्षा कर रहा हूं। जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्लीज गिव मी योर आंसर्स, जल्दी बताइए मुझे क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया जी लोग, जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या मिर्जापुर, कहां पर डॉल्फिन पार्क जो है या डॉल्फिन सफारी शुरू की जाएगी? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन गणना रिपोर्ट अभी जारी की गई थी जिस पर मैंने आपको वीडियो भी कराया था। वर्तमान में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है और यूपी में डॉल्फिन की संख्या कितनी है, यह फैक्ट भी आपको जानना चाहिए क्योंकि यह भी मैंने आपको कराया हुआ है और यह भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है बॉस। ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका वाराणसी, यानी कि वाराणसी में ही दरअसल डॉल्फिन सफारी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। चलिए, स्थान कहां पर है? वाराणसी के कैथी और ढकवा गांव के बीच में गंगा नदी में। उद्देश्य डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देना और इको टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय आजीविका को जोड़ना। आप जानते होंगे डॉल्फिनों की संख्या बहुत पहले कम हो गई थी और गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है। नमामि गंगे जैसे प्रोग्राम के चलाए जाने के फलस्वरूप क्या हुआ, डॉल्फिनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और हाल में जब डॉल्फिन की गणना की गई तो ठीक ठाक संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। और जब नमामि गंगे प्रोग्राम को शुरू किया गया तो ईटीपी और जो एसटीपी प्लांट है उनकी संख्या को बढ़ाया गया
और गंगा में गिरने वाले बहुत प्रकार के नालों और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोका गया अपने यहाँ पे, और ट्रीट करके वाटर को डाला गया, जिससे गंगा जो इतनी प्रदूषित थी उसका प्रदूषण कम हुआ और गंगा स्वच्छता में आगे बढ़ी। और इसमें फिर क्या हुआ, डॉल्फिन की संख्या क्या हुई, बढ़ने लगी, क्योंकि स्वच्छ पानी में ही गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर है। 8वां जो है ये कोइनमा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ। इसका आयोजन अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने किया और इसमें केवल भारतीय प्रतिभागी शामिल हुए। तो ये तो मुझे नहीं सही लग रहा है, ठीक है, इसमें ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों क्वेश्चन इसमें हो जाएगा सही, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। सम्मेलन कहां पर हुआ, यह लखनऊ में हुआ, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात है, और अंबिका इंस्टीट्यूट के द्वारा ही आयोजित किया गया था। कथन तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें विदेशी प्रतिभागियों ने भी भाग लिया था, केवल भारतीय प्रतिभागियों ने ही भाग नहीं लिया था, दोनों इंडियंस एंड फॉरेनर दोनों ने भाग लिया। चाहिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है आपके सामने, ठीक है। 2025 में यूपी सरकार को प्रधानमंत्री पुरस्कार किस योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए दिया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बात यूपी की हो रही है और इसकी अच्छी बात हो रही है। तो बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इसको पुरस्कार मिला, या जल जीवन मिशन के लिए मिला, या पीएम स्वनिधि योजना के लिए मिला, या पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मिला। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उपयोग को लेकर के यह सम्मान यूपी को दिया गया था। तो बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बात है, यानी कि यूपी सरकार को प्रधानमंत्री पुरस्कार जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उपयोग को लेकर के दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ऊर्जा का बेहतर उपयोग और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिया गया है इसको। मुख्य तथ्य क्या है, सौर ऊर्जा आधारित योजनाएं, यानी कि यूपी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का अस्थायी समाधान किया, इसलिए यह पुरस्कार इसको दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौर पैनल की स्थापना भी की गई। इस परियोजना के तहत लगभग 900 मेगावाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसमें जल आपूर्ति की निर्बाधता सुनिश्चित की गई है। पर्यावरणीय लाभ की अगर बात करें तो इन योजनाओं से हर साल जो है लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा अपने आप पे। सोचिए कितनी बड़ी बात है अपने आप पे, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अपने आप में। राष्ट्रीय पहचान केंद्र सरकार ने इस इनोवेशन को बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में चिन्हित किया है, जो अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श या एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है अपने। भाई यूपी जैसा तुम भी कर सकते हो, इतना बड़ा काम। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। फाइनल में यूपी ने चंडीगढ़ को हराया, ठीक है, और इसको 57 से 43 रहा, मतलब 57 to 43 रहा। क्या रहा हो जाएगा, डी। तीनों क्वेश्चन सही है, यानी कि 1, 2 और 3 मेरे अकॉर्डिंग तो यही विकल्प होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए सेम एक्सप्लेनेशन जो हमने आपको बताया यहां पर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। महाकुंभ 2025 के बाद कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की स्थापना की घोषणा की गई है अपने आप में, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। 5 आर्थिक गलियार जो है, 5 क्या कहते हैं आपके आध्यात्मिक गलियारे जो है की शुरुआत की जाएगी। 5 गलियारे वो कौन कौन से हैं, आप अगर बता सकते हैं तो बताइएगा, क्योंकि इन 5 गलियारों के बारे में जब मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूं, वहां पर हमने आपको 5 के 5 गलियारों के बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बताया था। अब उस समय आपने किया था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना चाहिए था उस समय, इसलिए मैं कहता हूं तो डेली मेरी क्लास मॉर्निंग वाली आती है, इसको जरूर देखा करिए। तो अभी तो रिवीजन क्लास हो रही है हमारी, लेकिन जब मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूं तो एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यूपीएससी में 16 प्रश्न आए थे, पीसीएस में आपके कम से कम जो है 15 प्रश्न आए थे आपके। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा सेगमेंट आपको देखने को इसमें मिलता है हमारे करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो आप इसको करते रहा करिएगा। कल 9 बजे हम लोग 51 क्वेश्चन से करेंगे, 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको कराने हैं, और आज हमारा ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। और अब पीसीएस का अगर आपको बैच लेना है, एडमिशन लेना है, तो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है प्री प्लस मेंस का, इसमें हम लोग पूरी की पूरी तैयारी आपको कराते हैं। पीवाईक्यूज भी कराते हैं प्री प्लस मेंस का, प्री प्लस मेंस का टेस्ट सीरीज भी होती है, सीसैट, हिंदी, निबंध आदि जो कुछ सेक्शन होता है वो भी कराते हैं, और आपकी प्रॉपर गाइडेंस आदि कराई जाती है इसमें। तो इसके लिए आप हमें पीसीएस लिख करके आप इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोई अन्य दिक्कत अगर आपको स्टडी में है पर्सनली, या कोई अन्य प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इसी नंबर पर मुझसे अगर आपको बात करनी है तो इसी नंबर पे आप मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, और जीवन में हर मोड़ पर, हर राह पर खुद को
आत्मबल के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। शुभकामना है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।